गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का केमिस्ट्री की इस खूबसूरत क्लास में। मैं पंकज जायसवाल आपको आज क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर पढ़ाऊंगा। आज क्लास 12th का हम लोग सेकेंड चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक का सेकेंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है विलियन। एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर का नाम विलियन है, या इसको अंग्रेजी में कहेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन चैप्टर में हम बिल्कुल बेसिक से मोल कंसेप्ट आपने क्लास 11th में पढ़ा है। तो मोल कंसेप्ट में आपने एक चीज स्टडी की है, मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। विलियन में मोल संकल्पना, मोल क्या होता है ये हम जानते हैं। आप लोगों को अगर नहीं जानकारी है, कि किसी को कम जानकारी है, तो मैं आपको बता दूं कि एक मोल का मतलब होता है, एक मोल का संबंध 3 राशियों से लगाया जाता है। वैसे तो मोल संख्या है, ये एक संख्या को निरूपित करता है, लेकिन उस संख्या का भार भी होता है, और अगर वो पदार्थ गैस है तो उसका एसटीपी पर आयतन भी होता है। तो एक मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु या अणु। परमाणु या अणु मैं लिख रहा हूं, आयन लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कोई भी संख्या, ये संख्या होनी चाहिए, वो एक मोल है। अब इतने परमाणु या अणु है, तो अगर परमाणु है तो उसका भार होगा ग्राम परमाणु भार, और अगर अणु है तो उसका भार होगा ग्राम अणु भार, है ना। ये परमाणु भार या अणु भार ही है, बस उसी को ग्राम में। अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन का परमाणु भार है 12, तो एक मोल का भार होगा 12 ग्राम। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, तो उसका अणुभार होता है 44, तो 44 ग्राम। ग्राम अणुभार ग्राम में प्रदर्शित कर दीजिए, ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणुभार हो जाएगा। और एक मोल का आयतन के संदर्भ में एक मोल होता है एसटीपी पर किसी गैस के 22.4 लीटर आयतन। तो शॉर्ट में मोलों की संख्या अगर निकाली जाए, मोलों की संख्या अगर निकाली जाए, तो उस मोलों की संख्या परमाणुओं या अणुओं की संख्या बटे ये संख्या। इस संख्या को एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। 6.022 10⁻23 को एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। ये तो संख्या के पदों में है ना। या ग्राम में भार बटे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम परमाणु भार अगर परमाणु है तो, या ग्राम अणुभार, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और आयतन के टर्म में गैस का एसटीपी पर आयतन लीटर में बटे 22.4। तो ये सूत्र है। इन सूत्रों की सहायता से जो भी, अगर संख्या दी है तो एवोगैड्रो संख्या से भाग देकर मोलों की संख्या निकालेंगे। अगर भार दिया है ग्राम में तो अणुभार से भाग देकर के मोलों की संख्या निकालेंगे। और अगर आयतन दिया है वो भी लीटर में, है ना, एसटीपी पर आयतन होना चाहिए, लीटर में एसटीपी पर, तो 22.4 से भाग देके मोलों की संख्या निकाल लेंगे। तो ये मोल का सिंपल कंसेप्ट है। इसकी इस चैप्टर में, इस विलियन के पार्ट में, विलियन के चैप्टर में हमको इन मोल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है ना। हर टॉपिक पे हमें मोल मिल जाएगा, इसलिए इसको आप ध्यान से समझ लें,
है ना, कि मोल क्या है और मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है। नोट कर लीजिए इसको। तो हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर पे आते हैं। इस चैप्टर का नाम मैंने जैसा कि बताया कि आपकी एनसीईआरटी की किताब में इस चैप्टर का नाम है विलियन, अंग्रेजी में कहेंगे सॉल्यूशन। तो पहले विलियन को समझेंगे कि विलियन कहते किसको है, और दूसरी चीज समझेंगे हम लोग कि विलियन कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या चीजें विलियन में होती हैं, इन सब चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए विलियन सॉल्यूशन देखिए विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण है। पहली बात, तीन बातें मैं बता रहा हूं, इसको आप अगर तीन बातों को कोई मिश्रण सेटिस्फाई करता है तो वो विलियन है। पहली चीज क्या है कि विलियन जो होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है। मिश्रण किसका होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का। जैसे आपने एक गिलास पानी लिया, एक पदार्थ हो गया पानी, उसमें आपने थोड़ा सा चीनी मिलाया, तो दो पदार्थ मिल गए, पानी और चीनी। उसमें थोड़ा टेस्ट बढ़ाने के लिए नमक हल्का सा मिला लिया, तो तीन चीजें हो गई, पानी, चीनी, नमक, है ना। और उसके बाद उसमें भी आपको कम अच्छा लग रहा तो आपने नींबू भी निचोड़ लिया, तो चार चीजें मिला दी, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण बन गया। दूसरी बात कि जो भी चीजें, जितनी भी चीजें हमने उसमें मिलाई, पानी लिया, चीनी मिलाया, चीनी घुल गया, नमक मिलाया, नमक घुल गया, नींबू मिलाया, नींबू घुल गया। तो जो भी भाई आपने ठोस लिया, पहले आपने द्रव लिया, पानी लिया आपने, वो क्या है? द्रव है। द्रव में ठोस मिलाया, चीनी, ठोस अवस्था खत्म हो गई, चीनी घुल गया, ठोस अवस्था खत्म हो गई। नमक मिलाया, ठोस है, उसकी अवस्था भी खत्म हो गई। नींबू तो फिलहाल, नींबू का जूस जो है वो तो द्रव ही है। तो कुल मिला के तीन चार चीजें हमने मिक्स कर दी और मिश्रण में केवल एक ही अवस्था है और वो है द्रव अवस्था। ठोस अवस्था, अगर उसमें ऑक्सीजन गैस भी घोलोगे तो वो भी घुल जाएगा, लेकिन गैस अवस्था खत्म हो जाएगा, केवल द्रव अवस्था बचेगा। तो ऐसे मिश्रण को, जिसमें हम कई अवस्था में पदार्थों को मिक्स करते हैं, लेकिन मिक्स होने के बाद, मिश्रित होने के बाद केवल एक ही अवस्था बचती है, ऐसे मिश्रण को कहते हैं समांगी मिश्रण। क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। अगर आप पानी में तेल को मिलाएंगे तो तेल कभी पानी में मिक्स नहीं होगा, तो मिश्रण तो वहां भी बना, लेकिन तेल की अवस्था अलग दिखेगी, पानी की अवस्था अलग दिखेगी। या आप पानी में थोड़ा सा मिट्टी घोल लें, मिट्टी कभी भी पूरी तरह नहीं घोलोगे, रख दोगे तो मिट्टी बैठ जाएगी, तो वो मिश्रण समांगी नहीं है। दो चीजों को मिलाया, तीन चीजों को मिलाया, चार चीजों को मिलाया, लेकिन मिश्रित होने के बाद केवल एक ही अवस्था बचे, तो वो मिश्रण कहलाता है समांगी मिश्रण। अच्छा, एक और जरूरी बात बताएं आपको। आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें दो चम्मच शुगर, 2 चम्मच चीनी से घोला, घुल गया, ठीक। 2 चम्मच और चीनी घोला, वो भी घुल गया, 2 चम्मच और घोला, वो भी घुल गया। लेकिन कब तक घुलेगा? कभी ना कभी तो चीनी पानी में घुलना बंद होगा। तो जिस अवस्था पर चीनी पानी में, यानी ठोस द्रव में घुलना बंद हो जाए, तो जो विलयन बनता है उसको कहते हैं संतृप्त विलयन। मतलब संतृप्त विलयन ऐसा विलयन है जिसमें और ज्यादा ठोस या विलायक में ना घुल सके, और ज्यादा ठोस उस विलयन में नहीं घुल सकता, और ज्यादा विलेय को उस विलयन में हम घोल नहीं सकते, तो उसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। तो इसका मतलब कि आपने लगातार विलयन की सांद्रता परिवर्तित की। 2 चम्मच चीनी घोला, कम मीठा था, विलयन तनु था। 2 चम्मच और घोला, थोड़ा मीठा हो गया, विलयन की सांद्रता बढ़ गई। 2 चम्मच और घोला,
विलयन की सांद्रता और बढ़ गई। 2 चम्मच फिर घोल दिया, विलयन की सांद्रता और बढ़ गई। कब तक बढ़ेगी? जब तक विलयन संतृप्त नहीं हो जाता। आई बात समझ में? तो इसका मतलब है कि विलयन जो मिश्रण हम बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सामांगी मिश्रण, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सामांगी मिश्रण, जिसकी सांद्रता एक निश्चित सीमा तक परिवर्तित की जा सकती हो या बढ़ाई जा सकती हो, विलयन कहते हैं। मैं लिख देता हूं, यह परिभाषा आपको किताब में नहीं मिलेगी। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सामांगी मिश्रण, सामांगी होना बहुत जरूरी है, जिसकी सांद्रता एक निश्चित सीमा तक परिवर्तित की जा सकती हो, विलयन कहलाता है। अब कितने पदार्थों को मिलाया गया है ना, इसके आधार पर विलयन कई चीजों का, कई प्रकार के होते हैं, है ना। विलयन में उपस्थित निकायों यानी कंपोनेंट्स के आधार पर विलयन द्विअंगी मतलब 2 कंपोनेंट, पानी लिया उसमें चीनी घोल दिया, बस 2 चीजें। त्रिअंगी आदि कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक, अगर एक द्विअंगी विलयन लिया जाए, द्विअंगी मतलब बाइनरी, NARY, बाइनरी सॉल्यूशन। एक द्विअंगी विलयन में 2 निकाय होते हैं, 2 निकाय होते हैं। पहला विलेय मतलब सॉल्यूट, और दूसरा विलायक मतलब सॉल्वेंट। नोट करिए पहले इसको। तो चलिए समझते हैं कि किसी बाइनरी सॉल्यूशन में यानी द्विअंगी विलयन में हम लोग विलेय किसको कहेंगे और विलायक, विलेय और विलायक को पहचानेंगे कैसे, है ना। तो
किसी द्विअंगी विलयन में विलेय और विलायक की पहचान कैसे पहचान करें कि कौन सा विलेय है और कौन सा विलायक है, इसकी पहचान कैसे करें? तो बहुत आसान है, मात्रा के आधार पर पहचान कर सकते हैं। मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर जिसकी मात्रा जिस कंपोनेंट की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है, वह विलायक, वह विलायक होता है। और दूसरा, जब एक विलायक हो गया दूसरा विलेय हो गया, तो मात्रा के आधार पर, और दूसरा अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर कैसे पहचानेंगे? जैसे आपने एक ठोस लिया, ठोस पदार्थ, उसमें एक द्रव पदार्थ घोल दिया और द्रव विलयन बना। विलयन जो बना वो कैसा है? द्रव विलयन है। तो जो द्रव पदार्थ होगा वो विलायक होगा और जो ठोस पदार्थ होगा वो विलेय होगा। मतलब विलयन की जो अवस्था है, जिस अवस्था में विलयन है, उसी अवस्था में जो कंपोनेंट होगा वो विलायक है। दोनों में से जो कंपोनेंट, जैसे द्रव पदार्थ द्रव विलयन है, विलयन कैसा है? द्रव है, तो द्रव पदार्थ जो होगा वो विलायक होगा और ठोस पदार्थ विलेय होगा। और अगर जैसे किसी गैस को, गैस पदार्थ को ठोस पदार्थ में मिलाया और समांगी मिश्रण बन गया, है ना, और कैसा बना? ठोस विलयन बना, ठोस विलयन बना। तो जो ठोस पदार्थ होगा वो विलायक होगा और जो द्रव पदार्थ, गैस पदार्थ होगा वो विलेय होगा। आ गई बात समझ में? नोट करिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विलयनों के प्रकार अगर इस कंसेप्ट पे उतारें तो हमने आपको बताया कि विलयनों के, जो विलयन हमारा बनता है वो चाहे 2 कंपोनेंट मिलाए, चाहे 3 कंपोनेंट मिलाए, चाहे कितने भी कंपोनेंट मिलाए, मिक्स होने के बाद, मिलाने के बाद जो मिश्रण बनना चाहिए वो समांगी होना चाहिए। तो समांगी मिश्रण विलयन के कितने प्रकार होते हैं? विलयन के प्रकार, तो देखिए ठोस विलयन होता है, द्रव विलयन होता है और गैस विलयन होता है। ठोस विलयन का मतलब विलायक ठोस होगा, द्रव विलयन का मतलब विलायक द्रव होगा और गैस विलयन का मतलब विलायक गैस होगा। क्लियर? तो देखिए ठोस विलयन,
तीन प्रकार के होंगे, है ना? गैस, ठोस में, या गैस का ठोस में विलयन। उदाहरण भी मैं लिखवाऊंगा नहीं, बताते चल रहा हूं। जैसे आपने देखा होगा कि जब किसी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया को हम लेते हैं तो वहां निकेल या प्लैटिनम या पैलेडियम उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो उत्प्रेरक क्या करता है? हाइड्रोजन गैस को अपने साथ जोड़ लेता है। तो ठोस में गैस घुल गया तो ये गैस का ठोस में विलयन बन गया। द्रव का ठोस में विलयन। द्रव का, जैसे क्लोरोफॉर्म द्रव है। क्लोरोफॉर्म क्या है? द्रव है ना? अब उसको किसी ठोस में मिला दो, ठीक है? किसी भी ठोस में मिक्स कर दिया जाए तो उसमें द्रव को आपने ठोस में मिलाया तो वो द्रव का ठोस में विलयन हुआ। ठोस का ठोस में विलयन, जैसे कॉपर को गोल्ड में मिला दीजिए। भाई जब हम गोल्ड की ज्वेलरी बनवाते हैं, है ना, सुनार की दुकान पे, तो वो शुद्ध सोने का थोड़ी ना ज्वेलरी बनाता है। वो क्या करता है? शुद्ध सोने में कठोर करने के लिए थोड़ा सा कॉपर मिलाता है ना? तभी तो 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट का गोल्ड बनता है। नहीं सब 24 कैरेट का नहीं हो जाएगा। तो इसलिए उसमें क्या हुआ? उसमें गोल्ड में उसने, गोल्ड भी ठोस है और कॉपर भी ठोस है, तो गोल्ड में उसने कॉपर मिलाया, तो गोल्ड में कॉपर को मिक्स किया, विलयन बनाया, तो ठोस का ठोस में विलयन हो गया। उसके बाद दूसरा द्रव विलयन। द्रव विलयन भी तीन प्रकार के होंगे। पहला, गैस का द्रव में विलयन। गैस का द्रव में विलयन, जैसे देखिए हमें पता है कि तालाब में मछलियां होती हैं और हर जीवधारी को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो तालाब में, तालाब के पानी में उसको ऑक्सीजन कहां मिल रही है? तालाब के पानी में उसको ऑक्सीजन मिल रही है। कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन उसमें तालाब के पानी में घुला हुआ है और विलयन बना रहा है। तो ऑक्सीजन गैस जल में घुल जाती है, तो इसलिए यह गैस का द्रव में विलयन है। द्रव का द्रव में विलयन। द्रव का द्रव में विलयन, अल्कोहल को पानी में मिला दो, है ना? भाई जो लोग ड्रिंक करते हैं, कुछ लोग तो ऐसे सीधे गटक लेते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा अल्कोहल लेते हैं ग्लास में और उसमें पानी मिलाते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना कि अल्कोहल और पानी अलग अलग रहता है, तुरंत मिक्सअप हो जाता है, पहचान नहीं सकते हो मिलने के बाद कि कितना अल्कोहल कितना पानी, है ना? तो इसलिए द्रव का द्रव में विलयन है। अल्कोहल भी द्रव है और जल भी द्रव है। तीसरा देखिए, ठोस का द्रव में विलयन। ठोस का द्रव में विलयन, चीनी पानी में घोल दीजिए, घुल जाएगा, चीनी खत्म, पानी की अवस्था बचेगी, द्रव अवस्था बचेगी, तो ठोस का द्रव में विलयन है। और तीसरा विलयन जो बनता है वो गैसीय विलयन। गैसीय विलयन, ये भी तीन प्रकार के होते हैं। सब तीन तीन है तो वो भी तीन होगा, है ना? पहला, गैस का गैस में विलयन। गैस का गैस में विलयन, आपके घर में, सबके घर में एलपीजी यानी कि गैस का इस्तेमाल होता है खाना बनाने के चूल्हे में। सिलेंडर में जो गैस भरी होती है उसमें जो है दो या दो से अधिक गैसों का वो मिश्रण होता है। कभी भी गैसों को आपस में मिक्स करिए, एक गैस, दो गैस, तीन गैस, चार गैस, है तो गैस है ना, सब आपस में मिक्स हो जाएंगी और एक ही सामांगी मिश्रण बना देंगी।
तो किसी भी गैस का गैस में मिश्रण समांगी मिश्रण है तो विलयन कहलाएगा, है ना। द्रव का गैस में विलयन, द्रव अभी मैंने बताया था क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म की वाष्प ले लीजिए, होता तो लिक्विड अवस्था में है, तो क्लोरोफॉर्म की वाष्प को नाइट्रोजन गैस में मिलाइए, तो क्लोरोफॉर्म लिक्विड और नाइट्रोजन गैस, तो क्लोरोफॉर्म वाष्प नाइट्रोजन गैस में मिश्रित हो जाएगा, तो इसे कहेंगे द्रव का गैस में विलयन। और ठोस का गैस में विलयन, ठोस का गैस में विलयन। ठोस सबके घर में आप लोगों ने देखा होगा, पूजा आरती होती है, कपूर जलाया जाता है, कपूर को जलाते ही वो द्रव में नहीं बदलता, ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है ना। तो कपूर की वाष्प को अगर नाइट्रोजन गैस में मिलाया जाए तो ये ठोस का गैस में विलयन होगा। तो ये कुल 9 प्रकार के विलयन होते हैं। टोटल काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 प्रकार के कुल विलयनों की संख्या होती है। ये जो समांगी मिश्रण बनाते हैं, इनको आपस में घोलेंगे तो ये समांगी मिश्रण बनाएंगे, इसलिए विलयन कहलाएंगे। नोट करिए इसको अच्छे से, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलयन में अगला टॉपिक है विलयन की सांद्रता। यह टॉपिक आपने क्लास 11th में विलयन में मोल संकल्पना में पढ़ा है। नॉर्मलता, मोलरता, है ना, मोललता, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल में आगे बताते चलूंगा, हर चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए। तो विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, देखिए मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी विलायक में कोई विलेय घोलते हैं तो विलेय विलायक में आसानी से घुलकर विलयन बना देता है। अगर विलेय की मात्रा को विलयन में बढ़ाते जाएं तो उसमें और विलेय और विलेय और विलेय घुलता जाएगा, लेकिन हमेशा विलेय विलायक में विलयन में घुलता ही नहीं जाएगा। कभी ना कभी एक ऐसी अवस्था आएगी कि विलयन में विलेय का घुलना बंद हो जाएगा। तो जब किसी विलयन में और अधिक विलेय नहीं घुल सकता और अधिक विलेय ना घुल सके तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं, है ना। जब किसी विलयन में और अधिक विलेय की मात्रा ना बढ़ाई जा सके तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। अब इसी में एक लाइन में और बढ़ा दे रहा हूं, उसको लिखूंगा नहीं, आप जानते रहिए। संतृप्त विलयन जब बन जाता है तो उसमें और अधिक विलेय घुलनशील नहीं होता,
मतलब विलेय की मात्रा को और नहीं बढ़ा सकते। लेकिन अगर उस संतृप्त विलयन को गर्म करिए तो उसमें और विलेय आप घोल सकते हो। लेकिन अगर गर्म करने के बाद भी विलेय का घुलना बंद हो जाए तो ऐसे विलयन को अति संतृप्त विलयन, ये नाम मैं लिख दे रहा हूं सिर्फ, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। तो विलयन की सांद्रता से क्या तात्पर्य है? जैसे आपने 250 ml पानी लिया, उसमें आपने 10 ग्राम चीनी घोल दिया और फिर 250 ml पानी दूसरे बर्तन में लिया और उसमें भी आपने 20 ग्राम चीनी घोल दिया। तो आप कहते हो कि जिसमें 20 ग्राम चीनी घोला वो सांद्र विलयन है, जबकि जिसमें 10 ग्राम चीनी घोला वो तनु विलयन है। तो सांद्रता 20 ग्राम वाले, जिसमें 20 ग्राम चीनी घोला था, उसकी सांद्रता ज्यादा है, जिसमें 10 ग्राम घोला उसकी सांद्रता कम है। तो सांद्रता हम निर्धारित करते हैं विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा से, विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा से, लेकिन विलयन की निश्चित मात्रा में। निश्चित कर रखा था आपने, विलयन कितना बनाया? 250 मिलीलीटर। तो विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। किसी विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता मतलब अगर सांद्रता को सूत्र बनाया जाए सांद्रता का, तो सांद्रता का सूत्र होगा विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा। अब मात्रा में लिख रहा हूं, मात्रा आपका भार भी हो सकता है, मात्रा आपका आयतन भी हो सकता है, मात्रा आपके मोलों की संख्या हो सकती है, मात्रा आपका ग्राम फॉर्मूला सूत्र हो सकता है, मात्रा ग्राम तुल्यांकों की संख्या, बहुत चीजें हो सकती हैं। इसलिए मैं मात्रा लिख रहा हूं, मैं ये नहीं लिख रहा हूं कि मात्रा ग्राम में या मात्रा मिलीलीटर में, ये सब नहीं लिख रहा हूं। तो विलेय की मात्रा बटे विलयन, या विलयन की जगह कभी कभी विलायक भी ले लेते हैं, या विलायक की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा। ऊपर विलेय नीचे विलायक, दोनों की मात्राएं ले लीजिए, भाग दे दीजिए, आपको सांद्रता प्राप्त हो जाएगी। अब इसमें आपने भार लिया है तो ग्राम में, इसको भार लिया है ये भी ग्राम में, तो ग्राम बटे ग्राम में प्राप्त होगी आपको सांद्रता, या ग्राम बटे मिलीलीटर में प्राप्त होगी। इस तरह से जो यूनिट में आप लेंगे मात्रा वही यूनिट हो जाएगी। इसको मोलों की संख्या लिया तो मोल मात्रा यूनिट हो जाएगा, और विलयन की मात्रा लीटर लिया है तो मोल प्रति लीटर में आंसर आ जाएगा। तो सांद्रता का नाम इस तरह से हम बदलते जाएंगे। नोट करिए इसको। एक सांद्रता टर्म मैं आपको बता देता हूं। कई सारे सांद्रताओं को जो है लिखने के कई सारे तरीके हैं, उसमें से पहला तरीका मैं आपको आज बता दे रहा हूं 8वीं क्लास में। उसके बाद आगे की चर्चा अगली क्लास में हम लोग करेंगे। प्रतिशतता
पहला जो सांद्रता को प्रदर्शित करने का तरीका है वो है प्रतिशतता। इसमें आप इसको भार प्रतिशतता से प्रदर्शित कर सकते हैं। भार प्रतिशतता, देखिए सूत्र क्या था, ऊपर विलेय नीचे विलायक विलयन, तो भार की बात हो रही ना, तो विलेय का भार, विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ये भी ग्राम में, गुणे प्रतिशत निकालना है तो 100। और जब परिभाषित करना होता है इसी को, जैसे हमने आपसे कहा उदाहरण के लिए कि 10%, इसको W/W भी लिखते हैं, W/W, W वेट अपॉन वेट, ऊपर भी वेट नीचे भी वेट। यूरिया विलयन, तो यूरिया विलयन की बात हो रही है, यूरिया विलयन की बात हो रही है और 10% है, तो यूरिया को जल में मिला के विलयन बनाया गया होगा ना, तो यूरिया विलेय हुआ और जल विलायक हुआ। लेकिन यहां विलायक की बात नहीं होती, यहां विलेय और विलयन की बात होती है। तो विलयन जो बना उसमें विलेय कौन है, यूरिया। तो जितना प्रतिशत दिया है भार से, इसका मतलब हुआ 10 ग्राम यूरिया, यानी विलेय, यूरिया का मतलब विलेय, और परसेंटेज है तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। इसका यह मतलब हुआ कि 10 ग्राम यूरिया, जितना परसेंट दिया है उतना ऊपर वाले का भार हो गया, विलेय का भार हो गया, और नीचे वाले का भार कितना हो गया, जितना परिभाषा में, प्रतिशतता की परिभाषा क्या होती है, 100, तो इसलिए 100 ग्राम में। ठीक है। दूसरा देखिए, भार प्रतिशतता के बाद दूसरा जो है वो है आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता, तो वहां पे आयतन ले लीजिए, बस सीधी बात है। विलेय का आयतन चाहे लीटर में ले लीजिए चाहे मिलीलीटर में ले लीजिए, लेकिन ऊपर मिलीलीटर तो नीचे भी मिलीलीटर, ऊपर लीटर तो नीचे भी लीटर। विलयन का आयतन गुणे 100, ये आयतन प्रतिशतता हो गया, इसको V/V कहते हैं। और तीसरा भार आयतन प्रतिशतता। भार आयतन प्रतिशतता, तो पहले भार है बाद में आयतन है, तो ऊपर वाले का भार नीचे वाले का आयतन, तो विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलयन का आयतन गुणे 100। जैसे अब यहां पे 10%, ये देखो W/V से लिखते हैं, तो 10% W/V होता यूरिया विलयन, तो 10 विलेय का भार है ना, तो 10 ग्राम यूरिया, लेकिन विलयन के 100 ग्राम में नहीं, 100 मिलीलीटर में, क्योंकि आयतन की बात हो जाएगी। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से सबको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो हमने एक कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन इस विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के बहुत सारे तरीकों में पहला तरीका समझा कि प्रतिशतता में किस तरह से विलयन का सांद्रता निकाली जाती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। आज की क्लास में जितना बताया सब थ्योरेटिकल है, कोई भी कंसेप्चुअल चीजें नहीं है, सीधे आपको याद करना है। तो आप इतना याद रखिए। न्यूमेरिकल अगले क्लासेस में आने लगेंगे, तो अगले क्लासेस से हम लोग न्यूमेरिकल भी डिस्कस करने लगेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक में भी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं,
संख्यात्मक प्रश्न है तो उनको भी आप सॉल्व करते चलिए साथ साथ, तो समस्या नहीं होगी। जिन क्वेश्चंस में आप फंसे उन क्वेश्चंस को आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट में वो क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा अगली क्लास में। तब सभी लोग अपना बहुत ध्यान रखें, घर पे रहें, हैंड सैनिटाइज करें, मास्क का प्रयोग करें और घर पे रह के अच्छे से पढ़ाई करें। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।